हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो बच्चों, इसके पहले हम सब ने इस चैप्टर में देखा था कि परिवहन और संचार। तो परिवहन और संचार के बारे में इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि जो आपकी स्वेज नहर है उसके बारे में और कुछ ऐसे वाटर बॉडीज जो थी परिवहन से रिलेटेड, उनके बारे में हमने कुछ जानकारी इकट्ठी की थी। तो बच्चों, आज हम देखेंगे पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर का इतिहास क्या है, इससे कैसे परिवहन किया जाता है पनामा नहर से। तो चलिए देखते हैं पनामा नहर। तो पनामा नहर, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नहर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दिया है। यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है। यह जो नहर है पनामा नहर 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्री सतह 26 मीटर ऊपर एवं नीचे को पार करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पनामा नहर का चित्र दिया गया है। पनामा नहर, यहाँ पे देखिए एक गटून झील है। अब देखिए नहर का कुछ क्षेत्र है। यहाँ पे नहर के किनारे एक ग्लू लेब्राकट है और पेट्रोमिकेट लाक्स और मीरा फ्लार्स लाक्स, और यहाँ पे बलबोआ। यह हो गई आपकी पनामा सिटी। यहाँ पे देखिए गटूम बांध और लॉक्स बांध। यहाँ पे देखिए गटूम। तो इस तरीके से जो है कि पनामा नहर के बारे में देख लिया हमने। अगर आपको पनामा नहर से के बारे में विशेष जानकारी है तो आप गूगल से जाके सर्च करके थोड़ी बहुत जानकारी और इकट्ठी कर सकते हैं। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। यह जो नहर है, जो पनामा नहर है, इसके बनने से जो है कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य जो लगभग दूरी है वह 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी एवं मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। जैसा कि आपने देखा था कि स्वेज नहर के बारे में हम सबने देखा था, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो पनामा नहर है उसकी जो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका महत्व कम है, इसका महत्व थोड़ा कम है स्वेज नहर की अपेक्षा। वही बात यहाँ पे कही गई है। दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो साउथ अमेरिका है उसकी जो पनामा नहर की भूमिका है वह महत्वपूर्ण हो जाती है दक्षिणी अमेरिका के लिए। अब देखते हैं आंतरिक जलमार्ग। नदियां, नहरें, झीलें एवं तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नार्वे तथा स्टीमर यात्रियों तथा मालवाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों और नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती हैं। अत्यधिक भारी धातुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क इत्यादि इत्यादि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा आयात किया जा सकता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य रोजमार्ग सॉरी प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसे कि भारत के संदर्भ में। परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों द्वारा प्रतिद्वंदिता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाला जल परिवहन
अपनी महत्ता खो चुका है। यानी कि सिंचाई के कारण और कई सारी चीजें होती है प्रदूषण के कारण, जो जल की जो सुलभता नहीं हो पाती है, उपलब्धता नहीं हो पाती, जिसके कारण जो है कि उसकी महत्ता अब खत्म हो चुकी है नदी मार्ग से परिवहन करने की। यहाँ पे देखिए एक आपके सामने चित्र दिख रहा होगा, इमेज है कि आंतरिक जलमार्ग उन स्थानों पर परिवहन का प्रमुख साधन है जहां चौड़ी नदियां गहरी एवं गाद से युक्त हो। जहां इसे दिखाया गया है वहां पे जो है कि नदी मार्ग से परिवहन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों की नौगम्यता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जलमार्ग है। यहाँ पे जो निम्नलिखित दिए गए हैं जैसे कि राइन नदी जलमार्ग हो गया और कुछ नदियां हैं, तो यह जो है कि यह जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जलमार्ग है। सबसे पहले देखते हैं राइन नदी जलमार्ग। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राइन नदी कहाँ से होकर कहाँ तक बहती है। तो राइन नदी जर्मनी एवं नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है। इसके बारे में कुछ और जानकारी अगर आपको इकट्ठी हो, कुछ विशेषताएं हो राइन नदी की, तो उसको कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। होती है नीदरलैंड में रॉटरडैम अपने मुहाने से होकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर की लंबाई में नौकायन योग्य है। समुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रभावित होकर तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तन है। डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित एक पत्तन है। इसको मैप में जरूर देखिएगा आप सब। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रति वर्ष 2000 से अधिक समुद्री जलयान लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो यह राइन नदी जलमार्ग हो गया। इसके बारे में कुछ विशेषताएं हो गई हैं। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए राइन नदी जलमार्ग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए जो है राइन नदी जलमार्ग का जो किस तरीके से नदी आती है, कहाँ से कहाँ गिरती है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये स्विट्जरलैंड हो गया। अच्छे से दिख नहीं रहा, फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बाउंड्री देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका स्विट्जरलैंड हो गया, ये आपका बेल्जियम हो गया, यहाँ पे देखिए जर्मनी हो गया। उसके बाद देखिए ये आपकी हो गई राइन नदी। गिरती है कहाँ? नॉर्थ सी में। उसके बाद जो बीच में कुछ जैसे शहर है, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो राइन नदी के स्थित है, राइन नदी के किनारे। यहाँ पे एक देखिए फेरीबर्ग है, यहाँ पे स्ट्रासबर्ग है, यहाँ पे देखिए स्टूटगार्ट है, यहाँ पे देखिए एक नदी है नेकर नदी जो कि इसकी सहायक नदी है। और यहाँ पे देखिए फ्रैंकफर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैनहाइम हो गया, यह भी इसके किनारे अवस्थित एक शहर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोलोन हो गया, यहाँ पे डुइसबर्ग हो गया। उसके बाद डाटमंड एक सिटी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीदरलैंड। यहाँ पे ये है आपकी राइन नदी, जैसा कि आप सब जानते हैं। यहाँ पे देखिए रॉटरडैम हो गया, ये नदी जाके उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो इस तरीके से जो है कि हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए एक स्वेबियन जूरा पर्वत है, यहाँ पे देखिए दी लॉगरेस का पठार है, यहाँ पे देखिए फ्रांस है। यहाँ पे देखिए एक नदी है मिसेल नदी जो कि यहाँ से होकर गुजरती है।
जाके यहाँ पे राइन नदी में मिल जाती है, यहाँ पे लग्जमबर्ग है। तो कुछ इस तरीके से देश भी हैं और कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। राइन नदी आपकी एक इम्पोर्टेंट नदी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम सब देखते हैं कि डेन्यूब जलमार्ग, डेन्यूब भी एक नदी है, डेन्यूब जलमार्ग दूसरी। अब देखते हैं दूसरी नदी। अब यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अन्य देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सेवेरिन तक नौकायन योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। तो डेन्यूब नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है? यह ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, वहां से यह नदी निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से। यह अन्य देशों से प्रभावित होती है और पूर्व की ओर बहती है। कुछ जानकारी हो गई। आप इसको जो है कि मैप में जरूर देखिएगा, बताइएगा कि यह नदी किन किन देशों से होकर बहती है, डेन्यूब नदी, और इसके जो किनारे शहर अवस्थित हैं और डेन्यूब नदी की विशेषताएं क्या हैं। तो इन सब का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखते हैं बोल्गा नदी जलमार्ग। बोल्गा भी एक इम्पोर्टेंट नदी है, बोल्गा नदी जलमार्ग रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पर पाए जाने से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मास्को शहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। तो इस तरीके से यह जो नदी है लास्ट में कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी की जो लोकेशन है कहाँ पे है वो आप बताइएगा। अब देखते हैं हम बृहद सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। बृहद सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा बलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं जिसमें सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो तथा सू नहर तथा वलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख जो पत्तन है डुलुथ और बुफालो, बुफालो सभी आधुनिक समुद्री पत्तन की सुविधाओं से युक्त है। एक डुलुथ है और बुफालो जो कि यह नदी के किनारे अवस्थित है और यह आधुनिक पत्तन है, आधुनिक समुद्री पत्तन है जिसको जहाँ पे हर सुविधाएं उपलब्ध है आधुनिक तरीके से। इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान समुद्र महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं, परंतु इन नदियों पर पार किए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। अब देखते हैं मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी उनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं, मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। अब देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसे वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एक साधन होता है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है, पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली है। गम्यता में वृद्धि हुई। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालयी प्रदेश में भूस्खलन, एवेलांस अथवा भारी हिमपात के कारण प्रायः जलमार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है।
अब यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है कि साल्सबर्ग हवाई पत्तन का एक वायुयान यहाँ पे दिख रहा है। वायुयानों के निर्माण तथा उसकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यधिक विकसित और स्थापनात्मक सुविधाओं जैसे कि विमानशाला, भूमि उतारने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हीं देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकरण एवं अधिक जनसंख्या में यातायात उपलब्ध है, विकसित हुआ है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ जो वायुयान बनाते हैं और उनको उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं, यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी का 3.5 घंटे में तय कर सकता है। जो सुपरसोनिक वायुयान है लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटे में तय कर सकता है। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में वायुयानों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडी बिंदु हैं जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकृत होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध 10 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थल आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेनाएं उपलब्ध हैं, सहायता करती है। पाइपलाइन जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाहित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्व राज्यों में तेल ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 70% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्कृतशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होती है। यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा। चित्र दिख रहा होगा जहाँ पे डॉट दिया गया है। डॉट जो है जहाँ पे आपको डॉट दिख रहा होगा, ये देखिए मुख्य वायु पत्तन है। तो देखते हैं कौन कौन से मुख्य वायु पत्तन है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सेंटियागो हो गया, दूसरा देखते हैं ब्यूनस आयर्स हो गया, तीसरा देखते हैं ब्रासीलिया हो गया, उसके यहाँ पर देखिए लीमा हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए कराकस और बगोटा हो गया। जहां जहां पे आपको डॉट दिख रहा है समझ लीजिए मुख्य वायु पत्तन है। यहाँ पे आपका देखिए केप टाउन हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया,
जोहान्सबर्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको डकार, अक्रा, फिर लगोस, उसके बाद नैरोबी, डारे सलाम, लुसाका, हरारे, ये कुछ हो गए आपके मुख्य वायुयान पत्तन। और देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, कई सारे हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए आपका मिनीपेग, यहाँ पे देखिए टोरंटो हो गया, शिकागो हो गया, फोर्ट वर्थ हो गया, ह्यूटन हो गया, मैक्सिको सिटी हो गया, यहाँ पे मियामी हो गया, न्यू एलियंस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे एडमो एडमोंटोन हो गया, उसके बाद मॉन्ट्रियल हो गया, वैंकूवर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वायुयान पत्तन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आते हैं एशिया के मैप में, देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ओमस्क हो गया, ताशकंद हो गया, तेहरान हो गया, अमृतसर हो गया, नई दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, कराची हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे स्थान हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको हम बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और चित्र में स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक चित्र दिख रहा होगा आपके सामने, यहाँ पे कि यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती पाइपलाइन है। यहाँ पे देखिए। अब देखते हैं संचार के बारे में, कम्युनिकेशन। हम संचार कैसे करते हैं एक दूसरे से, आज संचार का माध्यम क्या हो गया है। तो लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांति का कारण बना। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया, अपने शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेधन ऑप्टिकल फाइबर तारों का प्रयोग। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों का समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया है। इनसे आंकड़ों की विशाल मात्राओं का तीव्रता से सुरक्षा पूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंगीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना, जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम उपग्रह संचार। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से भी अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। इंटरनेट, यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिया गया कि उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों को फोन करने के लिए एवं संदेश प्रेषित करने के लिए सेल फोन का प्रयोग करते हैं, अथवा केबल, दूरदर्शन, टेलीविजन पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप उपग्रह संचार प्रणाली का उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। 1970 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीक के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1789 को भास्कर 1 का और 1789 में रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। 18 जून 1981 को एरियन पैसेंजर लोड एक्सपेरिमेंट का सफल प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर, चैलेंजर तथा इनसेट 1B
ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गया है। साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस इंटरनेट साइबर स्पेस विद्युत एवं कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले, प्राप्त करने वाले शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंक की दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल चलती नौकाओं से उड़ने वाले जहाजों और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं, जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़ और 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ है। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत 1995 में 66% रह गया है। अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। जैसे कि करोड़ लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल और वाणिज्यिक, ई शिक्षा, ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स, टेलीफोन, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लागू किए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश, वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाएगा। तो इस तरीके से यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो